Good evening, all of you. Today we will discuss the legislature of People's Republic of China. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चीन की व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना इज़ नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की जो व्यवस्थापिका है उसको राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। ये एक फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये संवैधानिक निकाय है जिसको काफ़ी व्यापक शक्तियाँ दी गई है और इसके पास जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये लॉ मेकिंग का ही काम नहीं करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन की तरह भी काम करती है, एक प्रशासनिक अंग की तरह भी, और जुडिशियल और मिलिट्री मशीनरी जो है उसको भी क्रिएट करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन को क्रिएट बनाने का ये सारा राइट नेशनल लेवल पर एनपीसी को मिला हुआ है। दूसरी चीज़, जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो सब उत्तरदायी है नेशनल पीपल कांग्रेस के प्रति और उसको सुपरवाइज करने का काम भी एनपीसी करता है। और जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल पीपल कांग्रेस की, उसी को ये राइट है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है और इसको रिव्यू का पावर भी पूरा दिया गया है कि जो लोकल और लेवल पर, नेशनल लेवल पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, जो भी रेगुलेशन, जो नियम कानून बन रहे हैं या लोकल लेवल पर को जो डिक्रीज, जो नियम बन रहे हैं उनकी वैलिडिटी है कि नहीं, इसको डिसाइड करने का काम भी स्टैंडिंग कमेटी करती है जो एनपीसी की होती है। जो करंट 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि चाइना में अडॉप्ट किया गया है और उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि पीपल सॉवरेनिटी है, जनता की संप्रभुता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र का सिद्धांत है। तब इन सब को अपनाने की वजह से अब जो चाइनीज़ पीपल्स कांग्रेस का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो बाकी देशों में, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, यूएसए का कि यूके का, उसमें जो 3 ब्रांच वाला जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे हमें यहाँ काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिसीजन मेकिंग यूनिट की तरह भी काम कर रहा है, ये नीति निर्माण का काम भी कर रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का सम्मिश्रण हमें एनपीसी और उसकी स्टैंडिंग कमेटी में देखने को मिलता है। जो एनपीसी है उसको पॉलिटिकल सिस्टम का बेस भी माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये आर्टिकल 2 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जितने सारे पावर है वो सब लोगों में निहित होंगे और जिस ऑर्गन थ्रू पीपल इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे वो एनपीसी होगी और लोकल लेवल पर कांग्रेसेस होगी जो डिफरेंट लेवल पर काम करेंगी। अब बात आती है कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ये लेजिस्लेटिव डिसीजन के साथ साथ डिसीजन को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती है, उनको लागू करने का भी काम करती है। तो इस तरह से पीपल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कम लेजिस्लेचर दोनों रोल को प्ले करते हुए सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरह काम करती है और लीगल कॉन्टेक्स्ट में भी उसको ये सुप्रीम पोजीशन मिला हुआ है और वो हाईएस्ट स्टेट पावर के ऑर्गन की तरह भी काम करती है। और जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है वो भी कांग्रेस और उसकी स्टैंडिंग कमेटी में ही उसके पावर निहित रहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस को क्रिएट करने का, उसको अकाउंटेबल बनाए रखने का पूरा मतलब जितने भी अलग अलग मतलब कांग्रेस को ये पूरा राइट है कि वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्रिएट करे, उनको अकाउंटेबल बनाए रखे और जितने भी अदर गवर्निंग बॉडीज़ है सेंट्रल लेवल पर वो सब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इन सब के सुपरविज़न करने का भी पूरा राइट एनपीसी को दिया गया है। और जब एनपीसी के सेशंस नहीं चलते हैं तब उसकी स्टैंडिंग कमेटी को ये राइट दिया गया है को इनके सुपरविज़न का काम करे। अब बात आती है कि जो ये डिसीजन मेकिंग के तरह भी काम कर रहा है तो ये आप इसके फंक्शंस देखते हैं। जो आर्टिकल 62 में हम इसके फंक्शंस देख सकते हैं जिसमें है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को में संशोधन कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है, ठीक है, उसको लागू करा सकता है, ये इनैक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, बेसिक जो स्टैट्यूट्स है, जो नियम कानून है उसमें वो संशोधन कर उनको क्रियान्वित करने का, जैसे वो आपराधिक कानून से रिलेटेड हो, सिविल मैटर का कोई इशू हो, दीवानी मामले का, स्टेट राज्य के किसी ऑर्गन की बात हो या जितने भी अदर मैटर्स है उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशंस को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उन सबको इलेक्ट करने का, चुनने का राइट जो है वो पूरा काम जो है वो एनपीसी अपने सुपरविज़न में कराती है।
जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है, सोशल डेवलपमेंट के जितनी भी योजनाएं हैं, सामाजिक विकास की योजनाएं हैं, उनको किस प्रकार लागू किया जाए, जो राज्य का बजट है उसको संस्तुति देना, उनको लागू करना, उसको लागू करने संबंधी प्रतिवेदन रिपोर्ट, इन सबको अप्रूव करना, इन सब में अपनी संस्तुति देना, ये सारा काम एनपीसी करता है। अब ये जो वॉर और पीस का क्वेश्चन भी डिसाइड करता है कि युद्ध की घोषणा या शांति की स्थिति का प्रश्न हो, या जितने भी बाकी फंक्शन और पावर जो कि स्टेट का हायर अथॉरिटी कर सकता है ऑर्गन, वो सारा राइट पूरी तरह से एनपीसी और उसकी स्टैंडिंग कमेटी को प्रोवाइड किया गया है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करने का राइट दिया गया है। एक तरह से वो सर्वोच्च इकाई की तरह वहाँ पर काम करता है। अब आते हैं हम किसके कॉम्पोजिशन में। इसमें डिप्यूटीज़ होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको डिप्यूटीज़ कहते हैं, जिनका इनडायरेक्टली ये थ्रू सेवरल लेवल इनका इलेक्शन होता है, और वेरियस प्रोविंसेस और अदर हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और आर्म फोर्सेस से भी इनका होता है। कोई एक मेथड से वो नहीं होते, उनमें कॉम्पोजिशन में इनडायरेक्टली कई जगह से उनको इलेक्ट करके लिया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज़ के, बाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम से। तो वहाँ पर जो कुछ होगा उसमें फाइनली सुपरविज़न का काम कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे लेवल पर एनपीसी करेगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी देखती है कि कितने हमारे आइडियोलॉजी, माओइस्ट प्रैक्टिसेस, जो हमारे एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग जो लोग रन कर रहे हैं, उन्हीं को ही वो पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो नियर अबाउट 3000 डिप्यूटीज़ जो है वो सिर्फ पार्ट टाइम ही काम करते हैं फॉर 5 years। और वो होता क्या है कि उनका साल में बस एक बार उनकी बैठक होती है, वो लगभग 20 दिन की होती है, और एक्चुअल में जो है उनकी स्टैंडिंग कमेटी जो है, स्थायी समिति है, वही परमानेंट बॉडी है कांग्रेस की, और स्थायी निकाय की तरह वही काम करती है। और लगभग जो सारे पावर जो है वो एक्चुअल में स्टैंडिंग कमेटी ही यूज़ करती है, क्योंकि हर समय तो कांग्रेस की इतने बड़े 3000 डिप्यूटीज़ का तो सेशन चल नहीं सकता, तो एक्चुअल में वही सारे फंक्शंस रन करता है। और जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स है, ये इनका चयन करती है एनपीसी, मतलब एनपीसी डिसाइड करती है कि उसके अंतर्गत कौन सी कोर कमेटी होगी जो स्थायी समिति की तरह काम करेगी। इसके जो मेंबर्स है वो कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल या स्टेट ऑर्गन का कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड कमेटी को ही ये पावर देता है कि लगभग कांग्रेस के जितने भी पावर है, फंक्शंस है, वो एक्चुअल में वो स्टैंडिंग कमेटी ही उनका लागू करे, उन कार्यों का, उन फंक्शंस को क्रियान्वित करे। बस एक चीज़ स्पेसिफाई किया गया है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी कोई ऐसा चेंज लाती है जो विद्यमान कानून है, आप उसको डिसरिगार्ड करते हुए, या जो बेसिक स्टैट्यूट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी सिस्टम को चलाने के, उनके डिक्रीज ऑर्डर, जो लीगल ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके अगर कोई डिसीजन देती है, तो वैसा काम करना स्टैंडिंग कमेटी को उसका राइट नहीं है। अगर ऐसा करने की ज़रूरत भी होगी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से ऑब्वियसली अफर्मेशन लेकर उस तरह का वो काम करेगा। अदरवाइज बाकी सारे काम स्टैंडिंग कमेटी को करने का राइट दिया गया है। इवन वो स्टैट्यूट जो डिक्रीज, जो लीगल ऑर्डर्स है, उनको इंटरप्रेट, उनकी व्याख्या कर सकता है। स्टेट काउंसिल जो राज्य कार्य करती है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि एग्जीक्यूटिव है चाइना की, वो कैसे काम कर रही है, उसके काम का सुपरविज़न करना, उसका इन्विजिलेशन करने का काम भी ये करती है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसको देखना। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सर्वोच्च जन न्यायालय, सर्वोच्च पीपल्स प्रोक्यूरेटर और जितने भी अदर ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, उनके सुपरविज़न का काम स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ये स्पेसिफिकली जो 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में ये स्पेसिफिकली बताया गया है। अब हम इसको समाप्त करते हैं कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है और इसके जो लोकल पार्ट्स हैं, ये धीरे धीरे इनका पावर, इनका इन्फ्लुएंस ये बढ़ता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कई मामलों में देखते हैं कि जुडिशियरी के पार्ट में भी वो पर्टिकुलर केसेस में जस्टिस का काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत स्क्रूटनी के साथ अगर हम इसको पावर को देखें तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल प्रोसेस में अब उनका अनड्यू इंटरफेरेंस भी हो रहा है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के थ्योरी को भी अडॉप्ट किया गया है, प्रजातांत्रिक जिसमें क्या है कि पीपल्स कांग्रेस को क्रिएट करते हैं अलग अलग लेवल पर,
और सामान्य चुनाव जनरल इलेक्शन के माध्यम से। और ये जो कांग्रेस है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स को स्थापित करते हैं, मतलब ये विधायिकी संस्थाएं प्रशासनिक निकाय और न्यायिक निकाय का संस्थापना करता है और इन सबको सुपरविजन भी करते हैं। और ये सारे ऑर्गन्स यानी यहाँ की कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका के दिशा निर्देशन में काम करती है। व्यवस्थापिका मीन्स द एनपीसी एट सेंट्रल लेवल और जो कांग्रेसेस लोकल लेवल पर काम कर रही है। तो ये जो यूनिफाइड लीडरशिप जो सेंट्रल अथॉरिटी का है इस पर इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी है कि इनिशिएटिव और एंथुसियाज्म लोकल अथॉरिटीज़ को लेने के लिए भी इनकरेज किया जाता है, पर कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिटरी स्टेट में जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्चुअल में रन करने का काम एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी ही करती है और जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी की तरह ये काम करती है। और साथ ही साथ कुछ रिविजन्स इसमें किए गए हैं, 1988 में किया गया, 1993 में, 1999 में, 2004 में। लेकिन ये सारे रिविजन्स के बाद भी, रिफॉर्मेशंस के बाद भी, चेंजेस होने के बाद भी हम देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है और वही डिसाइड करती है कि किस प्रकार से होल एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी। थैंक यू।